भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की राज्य में मुहिम जारी। रांची और गढ़वा समेत कई ठिकानों पर दबिश। जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के अनुसंधान के सिलसिले में छापेमारी। राज्य कैबिनेट की बैठक आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। मुंबई में झारखंड भवन का होगा शिलान्यास। विधानसभा चुनाव की घोषणा पर राजनीतिक दलों की नजर। चुनावी रणक्षेत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। पलामू में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में बंधक बनाई गई 5 नाबालिग बच्चियों को डालसा के सहयोग से कराया गया मुक्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने रांची और गढ़वा समेत कुछ अन्य स्थानों पर आज एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि यह मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की यह छापेमारी रांची के रातू, डोरंडा और मोराबादी इलाके में चल रही है। इनमें आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह और मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स से जुड़े ठिकानों पर दबिश की सूचना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह झारखंड मंत्रालय धुर्वा में आयोजित होगा। इस दौरान अन्य गणमान्य लोगों के भी मौजूद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वर्चुअल माध्यम से मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इधर श्री सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। इस दौरान राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सभी दल चुनावी रणक्षेत्र में बेहतर तैयारी के साथ उतरना चाहते हैं। इस सिलसिले में बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है। रांची में आज भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विशेष रूप से मंथन किया जा रहा है। बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। रांची में आज पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के अलावा सदस्यता अभियान और सांगठनिक मुद्दों पर विचार विमर्श की संभावना जताई जा रही है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा आवास पर कल झामुमो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान श्री ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। साथ ही चुनाव में पूरी ऊर्जा और उत्साह से जुट जाने के लिए प्रेरित किया। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में जहां काफी हद तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती दिख रही है, वहीं इंडी गठबंधन में अभी इस मुद्दे पर बड़ी बैठक होना बाकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर रांची लौट आए हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही बैठक आयोजित कर चर्चा होगी। श्री महतो ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है। राज्य में रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। गोड्डा दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का धनवार स्टेशन पर ठहराव होगा। इसकी मंजूरी मिलने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे अब इलाके के लोगों को दिल्ली जाने में सहूलियत होगी।
इधर पूर्व मंत्री सह रांची के विधायक सीपी सिंह ने गया कोडरमा लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन को रांची स्टेशन में ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक अंजनी राय, सहायक वाणिज्य प्रबंधक अनिल जेरई और रेलवे के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। चतरा सांसद कालीचरण सिंह की तबीयत कल बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज पाया गया और उन्हें स्टंट लगाया गया। अब वे खतरे से बाहर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स पहुंचकर उनका हालचाल जाना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिफारिश की है कि मदरसों और मदरसा बोर्ड को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद कर दी जाए। संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। एनसीपीसीआर ने यह भी सिफारिश की है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें आरटीई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। सबसे गरीब तबका है मुसलमानों का 85%, उनके बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। अंसारी, धोबी, जुलाहा, हलाल खोर, जमादार, इनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर अखिलेश यादव और पवन खेड़ा को मदरसों से इतनी मोहब्बत है, औरंगजेब और बाबर के सिलेबस से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बच्चों को पढ़ाए मदरसे में। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। मुफ्ती की बेटी अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगी, उमर अब्दुल्ला का बेटा अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगा, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव के बच्चे आधुनिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे और पसमानदा के बच्चे जो है वो सड़ते रहेंगे औरंगजेब और बाबर का सिलेबस पढ़ते हुए। तो मुझे लगता है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था कि मुस्लिम बच्चे जो है 4% गरीबों के बच्चे, उनको जो है मॉडर्न, मैथ्स, साइंस ये सब पढ़ना चाहिए। पलामू जिले के नया जयपुर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नौडीहा बाजार के सरईटी से दुर्गा पूजा मेला देखकर वापस अपने घर लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों को बीच रास्ते में 6 आरोपियों ने पकड़ लिया और फिर इस दरिंदगी को अंजाम दिया। लड़कियां किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। 2 दिनों तक मामले को पंचायत द्वारा दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कल देर शाम पीड़िता और उसके परिजन नौडीहा बाजार थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर खूंटी में बंधक बनाई गई 5 नाबालिग बच्चियों को डालसा के सहयोग से मुक्त कराया गया है। दरअसल ये बच्चियां दशहरा मेला घूमने निकली थीं। टोटो चालक ने उन्हें पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। बाद में इन बच्चियों को टोटो चालक कहीं और ले जाने लगा, तब बच्चियों ने शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने टोटो चालक को पकड़कर थाने को सूचित किया। डालसा की मदद से बच्चियों से पूछताछ के बाद अभिभावकों को थाने में बुलाकर बच्चियों को उन्हें सौंप दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची में नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताई है। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर नशे के कारोबार में संलिप्त गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्री मरांडी ने रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में मारपीट के बाद एक युवक की मौत मामले पर दुख जताया। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। जिसके परिवार में जवान बच्चे मरे हैं, काम वही करते थे, तो सरकार की ओर से हम कहेंगे कि उसके परिवार को जो ही लोगों ने मांग किया है मुआवजा, चूंकि रोड वगैरह भी लोगों ने जाम किया था, तो जितने ही लोगों ने मांग किया था उसको
देनी चाहिए सर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मंत्री हफीजुल हसन धनबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से आयोजित अल्पसंख्यक मोर्चा महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा कर महान स्वतंत्रता सेनानी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल को जयंती पर नमन किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता जताई। विधायक अनूप सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से बेरमो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जरीडी प्रखंड के गांगजोरी पंचायत तिलैया में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने जरीडी प्रखंड के गांगजोरी पंचायत रामडीह में डीप बोरिंग सहित सौर ऊर्जा संचालित पानी टंकी निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। विधायक संजीव सरदार ने पोटका प्रखंड के कुलडीहा पंचायत स्थित गोपालपुर में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और सामाजिक स्तर पर होने वाली क्रियाकलापों में उपयोगी साबित होगी। पूर्व मंत्री सह विधायक बादल ने सारवा प्रखंड के जियाखाड़ा पंचायत को डहुआ पंचायत से जोड़ने वाले ग्राम दुर्जनी और ग्राम डहुआ के बीच अजय नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण 6 करोड़ 82 लाख की लागत से होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर शुरू किए गए पोर्टल पर पहले दिन 1.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। के लिए 193 कंपनीज ने अवसर प्रदान किए हैं। अब इस योजना का लक्ष्य ये है कि 2024-25 में 21 से 24 साल के 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराना है। सरकार का मकसद इंटर्नशिप योजना के तहत क्या है? वो ये है कि भारत की जो शीर्ष कंपनियां हैं वो 5 साल में करीबन 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित बनाए, हर हाथ को हुनर। और सरकार की इस इंटर्नशिप योजना के जरिए जो युवा हैं वो 12 महीने में एक पेशेवर के तौर पर काम करेंगे, उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। और योजना की घोषणा वित्त मंत्री साहिबा ने बजट भाषण के दौरान की थी। और कैसे ये प्रशिक्षण और उसके बाद जब क्रियान्वयन किया जाएगा, एक सेतु के रूप में ये योजना काम करने वाली है। साथ ही ये जो तमाम मंत्रालय हैं, CSR यानी कॉर्पोरेट सिस्टमैटिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत किस तरह से CSR का जो इनिशिएटिव इन कंपनीज द्वारा लिया गया है वो युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। तो इंटर्नशिप के लिहाज से ये योजना युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित होगी आने वाले भविष्य में। और अब बात मौसम की। राज्य से मॉनसून की वापसी का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ और इलाकों से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इस दौरान राज्य में कुछ जगहों पर बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। सरायकेला खरसावां अंतर्गत खारसीमा प्रखंड में सर्वाधिक 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। वहीं कल से 18 अक्टूबर तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने राइटिंग सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स को निर्देश दिया है कि वो उपभोक्ताओं को रिफंड के लिए उनकी पसंद का तरीका चुनने का विकल्प प्रदान करें। यह फैसला ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा ओला को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की जाने वाली सभी ऑटो राइड्स के लिए ग्राहकों को बिल या रसीद या इनवॉइस प्रदान करें। भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जेरोधा के को-फाउंडर्स नितिन और निखिल कामत देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, नियामकों और सरकार से आपस में मिलकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमई क्षेत्र को आसानी से पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ऋण योजना के तहत कर्ज सीमा को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ने पीएसयू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। इसके साथ ही HAL महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी न्यू एंडोमेंट योजना के लिए प्रवेश आयु को 55 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस हार के बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। स्कॉटलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 109 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने बगैर विकेट गंवाए 10 ओवर में 113 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। 7 साल बाद एक बार फिर से वापसी कर हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का ऑक्शन शुरू हो गया है। नीलामी के पहले दिन भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह मालामाल हुए। वह दिन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। सूरमा हॉकी क्लब ने हरमनप्रीत सिंह को 78 लाख रुपए में खरीदा। दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का बजा बिगोल। भारत ने 23 निशानेबाजों का दल लेगा भाग। पेरिस ओलंपिक के दोहरी पदक विजेता मनु भाकर ISSF विश्व कप 2024 का हिस्सा नहीं होंगी। यानिक सिनर ने शंघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिनर ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 7-6, 6-3 से हराया। आरन सबालेंका ने जीता वुहान ओपन का खिताब। फाइनल मुकाबले में जैंग किनफेन को हराया। लगातार तीसरी बार वुहान ओपन का खिताब जीतने वाली सबालेंका बनी पहली खिलाड़ी, जबकि इस साल का एकल का उनका चौथा खिताब। नेशंस लीग में आज देर रात फ्रांस का सामना होगा बेल्जियम से। इस मुकाबले में फ्रांस की ओर से नहीं दिखेंगे ग्रिजमैन और एम्बापे। भारत ISSF वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। यह विश्व कप मुकाबला 18 अक्टूबर तक चलेगा। भारत इस साल अक्टूबर में ISSF वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज भारत में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह वही वेन्यू है जहां इससे पहले 2017 का ISSF वर्ल्ड कप फाइनल आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ने इस बात की घोषणा की है कि वर्ल्ड कप फाइनल पिस्टल राइफल और शॉटगन में एलीट निशानेबाजों के लिए सीजन का अंतिम टूर्नामेंट होगा। मेजबान होने के नाते भारत 23 निशानेबाजों का सबसे बड़ा दल मैदान में उतारने जा रहा है, जबकि कुल 37 देशों के 132 निशानेबाज इसमें शिरकत करेंगे। That we are so happy, they are so happy to say in this World Cup final, what you are doing with the junior, with the young generation, really is a strong message, not only for me, but I will share around the world. हमारी इंडियन टीम वो जूनियर्स हो या सीनियर हो बहुत ही कंपेरेटिव है। ग्लोबली अगर आप देखें बहुत ही कंपेरेटिव उनके स्कोर्स आते हैं। तो मेरी तो आशा है, आकांक्षा है कि ज़रूर हमारे इंडियन शूटर्स 23 शूटर्स हैं इंडिया से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मेडल लेंगे। हमको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आ रहे हैं। सभी 12 ओलंपिक प्रतियोगिताएं ISSF विश्व कप फाइनल 2024 का हिस्सा होंगी। ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में पेरिस के दोहरे पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। इन बड़े नामों की अनुपस्थिति के बावजूद 23 भारतीय निशानेबाज प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 9 निशानेबाज टीम का हिस्सा होंगे। इससे जो एक्सपोजर हमारे शूटर्स को होगा होम ग्राउंड के ऊपर, होम रेंज पे, इंटरनेशनली और सारे ओलंपिक के जो अभी मेडल विनर्स हैं वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे एक बहुत ही नायाब किस्म का एक्सपोजर हमारे जो शूटर्स हैं उनको मिलेगा। जाहिर तौर पर निशानेबाजों को लेकर एक बड़ा मंच सामने है और खासकर ऐसे वक्त जब पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज छाए रहे। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर कई और भारतीय सितारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक बिखेरने में कामयाब होंगे। दुनिया के दिग्गज निशानेबाज इस विश्व कप में शिरकत करेंगे और अपना जलवा बिखेरेंगे। वहीं भारतीय दल भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो उन्हें इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करके अपना जलवा बिखेरना होगा।
कैमरा मोहित यूके के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 14 अक्टूबर साल 1950 को अरुण खेत्रपाल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। अरुण खेत्रपाल उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स में से अकेले 5 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली थी। 14 अक्टूबर साल 1884 को लाला हरदयाल सिंह माथुर का जन्म दिल्ली के चीरखाना मोहल्ले में हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। हरदयाल जी ने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए समर्पित किया। उन्होंने गदर पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति दुनिया को भारत की देन है। इसके माध्यम से कई जटिल रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। अल्सर के इलाज में भी यह काफी कारगर है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक ना होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष तुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही खराब हो जाती है। बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की औषधियों द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। यदि मधुमेह होने का संदेह हो, बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, तीव्र भूख लगना, असामान्य वजन कम होना या बढ़ना, थकान और दृष्टि का धुंधला होना, ऐसे लक्षण हो या फिर कोई घाव जो ठीक ना हो रहा हो, ऐसे असामान्य लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक कारण है वो है प्रमेह, इसका मतलब डायबिटीज। जो डायबिटीज में अल्सर्स होने का कारण ये होता है कि उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो जाते हैं, जिसमें कि रक्तवाहिनी जो है ब्लड सप्लाई उसका कम हो जाता है। इसके कारण डायबिटीज में नॉन हीलिंग अल्सर्स होने के कारण ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ में जिसमें ब्लड वाहिनी, रक्तवाहिनी जो है वो संकोच हो जाती है किसी पेशेंट में धूम्रपान के कारण, जिसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, जिसके कारण गैंग्रीनस अल्सर्स हो जाते हैं। इसी के साथ में वेरिकोज वेन्स के कारण भी अल्सर्स हो जाते हैं, जो कि अल्सर्स भरते नहीं है। और भी बहुत बार इन्फेक्शन, अंडरलाइंग इन्फेक्शन होता है, जिसके ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे रोग होते हैं कि जिसमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन बोन में, हड्डियों में रहता है। उसके कारण भी, ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण भी इस प्रकार से नॉन हीलिंग अल्सर्स तैयार हो जाते हैं। ठीक ना होने वाले अल्सर के कई कारण हो सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर, प्रेशर अल्सर, वेनस अल्सर या मधुमेह रोगियों में होने वाले अल्सर हो सकते हैं। मधुमेह रोगियों में ठीक ना होने वाले अल्सर काफी देखे जाते हैं। आयुर्वेद में प्रचलित आयुर्वेद के प्राचीन और समय परीक्षित उपचार भी ऐसे अल्सर को ठीक करने में उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत
भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में अल्सर का विस्तार से वर्णन किया है और उसके लिए उपचार भी बताए हैं। सुश्रुत द्वारा वर्णित घाव भरने की प्रक्रियाएं आज भी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः शल्य चिकित्सा के अंडर ये व्याधि आता है और शल्य चिकित्सा में प्रथमतः ये दुष्ट व्रण अगर है तो उसमें व्रण शोधन की चिकित्सा की जाती है। मतलब व्रण को जो पस होता है, व्रण में जो पस होता है या व्रण में जो दुष्ट खराब पेशियां होती है उसको निकालने का तरीका बताया है। इसके लिए अनेकविध शस्त्र कर्म का उपयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ में कुछ वनस्पति से बनाए हुए तेल, औषध, घृत, घी और कल्क, इसका मतलब लेप, ये लगाने के बाद वो व्रण शुद्ध हो जाता है। ये व्रण शुद्ध होने के बाद उसमें व्रण रोपण किया जाता है। मतलब व्रण घाव भरने के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो उसमें लगाई जाती है। व्रण को धोना, वो काढ़े से हम लोग धोते हैं। इसके साथ साथ में आयुर्वेद में जलौकावचारण, इसका मतलब लीच एप्लीकेशन, इसका बहुत ही उपयोग माना गया है। लीच एप्लीकेशन के वजह से वहाँ पे रक्त पुरोठा, जो ब्लड सप्लाई है, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। लीच एप्लीकेशन के बाद अगर स्किन ग्राफ्टिंग किया जाए तो लगभग 90% रुग्णों में ये स्किन ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट होता है। नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए आयुर्वेद में लीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। न भरने वाले अल्सर के लिए लीच थेरेपी काफी उपयोगी है। लीच थेरेपी के उपयोग से प्रभावित स्थान में सूजन और दर्द कम होता है, नस में रक्त का थक्का नहीं बनता और व्यक्ति को लक्षणों में सुधार महसूस होता है। एक व्यवस्थित मूल कारण निदान और प्रबंधन ठीक न होने वाले अल्सर में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सही उपचार से नॉन हीलिंग अल्सर्स की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और व्यक्ति में लक्षणों में सुधार साफ देखा जा सकता है। यदि आप भी ऐसे किसी घाव या अल्सर से प्रभावित हैं जो बार बार हो जाता है या काफी समय से ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक विशेषज्ञ को दिखाएं और उसका सही उपचार करवाएं। आयुर्वेद में नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए काफी प्रभावशाली उपचार के विकल्प है, जिनसे इन अल्सर से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पर्यटन विकास के लिए देश में अनवरत प्रयास हो रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने इस वर्ष मार्च में देखो अपना देश पीपल्स प्राइज की पहल की थी, जिसके लिए वोटिंग जारी है। 15 अक्टूबर तक वोट किए जा सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 10 साल से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोग अपने राज्य में अपने सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में इस पहल का उद्घाटन किया था। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस राष्ट्रव्यापी पहल को शुरू किया था। इसके लिए मंत्रालय ने लोगों के पसंदीदा पर्यटक स्थलों के बारे में जाना। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की राज्य में मुहिम जारी। रांची और गढ़वा समेत कई ठिकानों पर दबिश। जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के अनुसंधान के सिलसिले में छापेमारी।
राज्य कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। मुंबई में झारखंड भवन का होगा शिलान्यास। विधानसभा चुनाव की घोषणा पर राजनीतिक दलों की नजर। चुनावी रणक्षेत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। पलामू में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में बंधक बनाई गई 5 नाबालिग बच्चियों को डालसा के सहयोग से कराया गया मुक्त।